एपिसोडिक हाइपरटेंशन, जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं सुना होगा, और इसकी बात क्यों करना चाहता हूँ। बहुत से ऐसे पेशेंट आपके पास आते हैं कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा पैरामीटर है जो प्रति क्षण बदलता रहता है। ये वेरिएबिलिटी सेकंड टू सेकंड होती है, बीट टू बीट होती है, मिनट टू मिनट होती है, डे टू नाइट होती है, आवर टू आवर होती है, वीक टू वीक होती है, विजिट टू विजिट होती है, सीजन टू सीजन होती है। यानी ब्लड प्रेशर किसी का हर पल्स में बदलता है, सेम नहीं हो सकता। ऐसे पैरामीटर को कैसे माना जाए कि हम हाइपरटेंशन देख रहे हैं, या फिजियोलॉजिकल वेरिएशन देख रहे हैं, या इवन पैथोलॉजिकल वेरिएशन देख रहे हैं। व्हाट इज चैट? CHAT, सर्केडियन हाइपर एम्पलीट्यूड टेंशन। चैट इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के। डू वी रियली नीड टू ट्रीट एपिसोडिक हाइपरटेंशन? Probably yes, because the chances of a stroke are more when we do not treat it. I will be talking about the episodic hypertension. एपिसोडिक हाइपरटेंशन, जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं सुना होगा, और इसकी बात क्यों करना चाहता हूँ। बहुत से ऐसे पेशेंट आपके पास आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था, कल परसों घर में ऐसी घटना हो गई और उसके बाद मेरा बीपी बहुत बढ़ गया। यानी कि ब्लड प्रेशर के बढ़ने को वो किसी न किसी घटना से जोड़ रहे हैं। तो ऐसे ब्लड प्रेशर को, जो हमेशा बढ़ा नहीं रहता, किसी खास परिस्थिति में बढ़ जाता है। आप सभी को मालूम है कि ब्लड प्रेशर एक ऐसी चीज है, एक ऐसा पैरामीटर है जो प्रति क्षण बदलता रहता है। ये वेरिएबिलिटी सेकंड टू सेकंड होती है, बीट टू बीट होती है, मिनट टू मिनट होती है, डे टू नाइट होती है, आवर टू आवर होती है, वीक टू वीक होती है, विजिट टू विजिट होती है, सीजन टू सीजन होती है। यानी ब्लड प्रेशर किसी का हर पल्स में बदलता है, सेम नहीं हो सकता। ऐसे पैरामीटर को कैसे माना जाए कि हम हाइपरटेंशन देख रहे हैं, या फिजियोलॉजिकल वेरिएशन देख रहे हैं, या इवन पैथोलॉजिकल वेरिएशन देख रहे हैं। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने के पहले एक केस प्रेजेंट करना चाहूंगा आपको, रियल केस। ए 58-year old woman with a past medical history of well controlled HIV, HIV था, कंट्रोल था, and diagnosis of seizure disorder, presented with a very high BP and heart rate and headache. According to the patient's husband, she was in her usual state of health until that morning when she developed abrupt onset of severe headache, nausea, palpitation, and anxiety. He reported that the patient had experienced previous similar episode and had received care in multiple other hospitals as well. यानी ऐसे एपिसोड पहले भी हो चुके थे। He also noted that the patient's episode were always preceded by the emotional stressor. जब जब ऐसा हुआ, उसके पहले कोई न कोई इमोशनल घटना इस महिला के साथ हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। And on examination, she was drowsy but alert, and oriented, well oriented. This is very important examination finding, with normal speech, no slurred speech. So it reduces the chances of having any stroke. She was reluctant to answer any questions, stating that she was too tired. कोई बताना नहीं चाह रही कुछ, क्योंकि वो जानती है बता देंगे तो लोग समझ जाएंगे। Her blood pressure at presentation was 260 by 120 millimeter mercury, with a heart rate of 130 beats per minute and normal respiratory rate. And
Oxygen saturation was also normal. The patient's blood pressure quickly dropped to 98/62 after receiving intravenous लेबिटोलॉल। क्यों दिया गया? 260/120 malignant hypertension हो सकता था, इसलिए इसको तुरंत लेबिटोलॉल आईवी दिया गया और बीपी बहुत तेजी से नीचे आ गया। Abdominal examination revealed generalized tenderness to the palpation with mild voluntary guarding. Voluntary guarding is important. The remainder of the physical examination was normal. WBC count was 18,000 cells per microliter, but of her otherwise normal complete blood count. CBC में कुछ भी नहीं था, 18,000 काउंट बढ़े हुए थे और वो एक्यूट स्ट्रेस में बढ़ सकते हैं। Comprehensive metabolic profile, serum cardiac biomarkers, and urine drug screen was done. The magnetic resonance imaging was done to rule out other neurological causes, and the 24-hour electroencephalogram was also done but was unremarkable. कुछ नहीं मिला. The patient was admitted to the hospital with a diagnosis of hypertensive urgency. अर्जेंसी क्यों? इमरजेंसी क्यों नहीं? अर्जेंसी है लेकिन टारगेट ऑर्गन डैमेज नहीं हुए हैं, टारगेट ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है. When target organs are not involved, it is hypertensive urgency, not emergency. The patient was admitted to the hospital with a diagnosis of hypertensive urgency. She did not require any additional antihypertensive medication. Important, as she became hypotensive with the initial dose of labetalol and remained normotensive throughout the stay in the hospital. Then anti-epileptic drugs were initiated and doses progressively increased during each hospitalization until she was taking 3 drugs at maximum doses. तो एंटीप्लेटलेट पूरी चल रही थी पहले से. Just prior to planned discharge, the patient experienced a witnessed event which her husband reported was consistent with the prior spells. अस्पताल में भी उसी तरह घटना घट गई. The patient developed abrupt severe hypertension and the tachycardia with headache, nausea and diaphoresis. अस्पताल में भी हो गया. During the episode, of her upper extremities, but loss of consciousness or tonic-clonic activity was not seen during that. The plasma fractioned metanephrines were redrawn during the episode. Episode के समय इनका एक सैंपल लिया गया. The patients again responded to intravenous labetalol. The following day, she reported stressful phone call with family members prior to her event. इस बार भी इवेंट के पहले उसके घर से फोन आया और झगड़ा लड़ाई की बातें हुई. Although she did not attribute being emotional, जैसे कि उसने माना नहीं कि इमोशनल थी, वो नहीं मान रही थी कि ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ, परंतु ऐसी हिस्ट्री मिली. Repeat plasma metanephrines were also performed and were within normal limits, corroborating a false positive elevation during her episode. This based on her negative evaluation, a presumptive diagnosis of pseudo-pheochromocytoma was made. Why pseudo? Because metanephrines were normal. The patient had no further admissions to the hospital 5 months later. 5 महीने बीत गए और उसको दोबारा भर्ती नहीं होना पड़ा. तो इस पेशेंट की जो प्रेजेंटेशन है उससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि हमेशा हाइपरटेंसिव अर्जेंसी में भी कभी कभी हमें इस प्रकार के मरीज मिलेंगे और यही वो मरीज हैं जिनकी आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसको हमने नाम दिया है एपिसोडिक हाइपरटेंशन.
episode of sudden rise in blood pressure is occurring after a stressful environment. So, what are the various causes variants which can change blood pressure? हम इसके बारे में बात करते हैं. ब्लड प्रेशर नॉर्मली वेरीज इन रिस्पॉन्स टू ए फिजिकल एक्टिविटी. कोई मेहनत करेगा बढ़ जाएगा. एक्सपीरियंस्ड इमोशन, इमोशन में बढ़ जाएगा. हम बहुत खुश है बढ़ जाएगा, बहुत दुखी है बढ़ जाएगा. पोस्चर से बदल जाता है, बैठना और खड़े होना लेटने के मुकाबले. अलग अलग तरह के पोस्चर में ब्लड प्रेशर अलग होगा. स्क्वेटिंग पोजीशन में सबसे ज्यादा होगा. रेस्पिरेटरी साइकिल में बढ़ता है. इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन के समय बढ़ता है और एक्सपायरेशन के समय थोड़ा सा कम होता है. टाइम ऑफ डे, पूरे दिन में 24 घंटे में ब्लड प्रेशर में 2 ट्रप्स आते हैं, 2 पीक आते हैं. 24 आवर रिदम जो इसका है. फूड इंजेक्शन, खाना खाने के बाद बढ़ जाएगा, नमक खाने के बाद बढ़ जाएगा, काफी चाय पीने के बाद बढ़ जाएगा, अल्कोहल तंबाकू लेने के बाद बढ़ जाएगा, नींद ना आए तो बढ़ जाएगा, नींद पूरी ना हो तो बढ़ जाएगा, और सीजन गर्मियों में कम हो जाएगा, जाड़ों में बढ़ जाएगा, और हाई एल्टीट्यूड, अगर हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो बढ़ जाएगा. तो ये लेबाइल हाइपरटेंशन के अपडेट से मैंने ये दिया है. ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं. फैक्टर्स कौन से हैं जो शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी को बढ़ावा देते हैं? ब्लड प्रेशर में शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है. ऐसे कौन से फैक्टर हैं शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है, जो मिनट्स टू आवर्स को शॉर्ट टर्म कहा जाता है, और मिनट से कम हो तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी कही जाती है. तो ये शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है 20 to 60 मिलीमीटर मरकरी. कब? जब साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो, जैसा इस लेडी में हुआ. एंगर, गुस्सा, कन्फ्लिक्ट, झगड़ा, एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स, फिजियोलॉजिकल फेनोमेना, मेजर फिजिकल एक्सर्शन, पेन जो बहुत कॉमन है, दर्द हो रहा है, मरीज को बीपी नाप लिया, वो बीपी बढ़ा आएगा, वो हाइपरटेंसिव का मरीज नहीं है. ये सही तरीका नहीं है हाइपरटेंशन डायग्नोज करने का. तो वेकिंग अप फ्रॉम स्लीप, सोकर उठने के तुरंत बाद बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा, इसीलिए सोकर उठने के थोड़ी देर बाद नापना चाहिए. ब्लैडर खाली करके नापना चाहिए, चाय कॉफी पीने के पहले नापना चाहिए. मिड मॉर्निंग सर्च, मिड मॉर्निंग सर्च से 10 से 20 मिलीमीटर मरकरी का अंतर आएगा. ड्राइविंग से अंतर आएगा, पोस्चर बदलने पर अंतर आएगा. एंटिसिपेशन ऑफ मेजर फिजिकल एक्सर्शन, हमको 5 किलोमीटर दौड़ना है, उसके पहले ही बढ़ जाएगा. और दी एम्बिएंट टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज अगर हो रहा है, कोल्ड टेम्परेचर बीपी को बढ़ा देगा. खाना खाने में बढ़ जाएगा, तंबाकू का इस्तेमाल करने में, सिगरेट पीने में बढ़ जाएगा, टेलीफोन कॉल सुनने में बढ़ जाएगा, टेलीफोन कॉल करने में बढ़ जाएगा, डिस्टेंडेड ब्लैडर भरा हुआ है तो बढ़ जाएगा, और अल्कोहल से बढ़ जाएगा, कॉफी से बढ़ जाएगा, बेल्ट कसी बांधी है तो बढ़ जाएगा, कसे कपड़े पहने हैं तो बढ़ जाएगा. ये तरीके ये हम जानते हैं शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी ब्लड प्रेशर में इन कारणों से आ सकती है. लेकिन जो मिड टर्म वेरिएबिलिटी है, जिसमें कि डेज टू मंथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बदलता है, वो क्रॉनिक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, लगातार फाइनेंशियल, इमोशनल, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस बना रहे तो 10 से 20 मिलीमीटर मरकरी का अंतर आ सकता है. क्लाइमेट, सीजन, जाड़े में अंतर आ सकता है, जाड़े में बढ़ जाएगा, गर्मियों में कम हो जाएगा. इंटरकरेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के समय बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, दोनों बातें हो सकती हैं. बढ़ता है शुरू में, बाद में बहुत कम हो जाता है. जैसे कोविड आया था, सबका बीपी कम हो गया था, बहुतों का ठीक हो गया. इंक्रीज इन बॉडी वेट, बीएमआई से बीपी बढ़ता है, अल्कोहल से बढ़ता है, शिफ्ट वर्क से बढ़ता है, रात में जगने से बढ़ता है, डिप्रेशन में बढ़ता है, और मेंस्ट्रुएशन फेज में परिवर्तन आता है 5 से 10 मिलीमीटर मरकरी का. और रिड्यूस साल्ट इनटेक, साल्ट अगर हम कम कर दें तो 5 से 10 मिलीमीटर मरकरी बीपी कम हो जाता है. टेस्ट डाइट लेने लगे तो बीपी में 5 से 10 मिलीमीटर मरकरी का अंतर आ जाता है. मेडिटेरियन डाइट के साथ भी यही है. रेगुलर एक्सरसाइज करें तो 10 मिलीमीटर मरकरी का अंतर पड़ सकता है, और तंबाकू छोड़ देने से 10 मिलीमीटर मरकरी का अंतर पड़ सकता है. तो एपिसोडिक हाइपरटेंशन क्या है? अगर पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है रिकरेंट, सब्सटेंशियल, ट्रांजिएंट, रिकरेंट,
substantial transient elevation in blood pressure frequently but not always to readings above 160. It is called as labile or episodic hypertension. Patients usually associate their elevate reading with stress and emotional distress. Although elevation can also occur without provocation. जरूरी नहीं प्रोवोक किया जाए, वैसे भी बढ़ सकता है. Blood pressure elevation is usually asymptomatic but can be associated with variety of symptoms like palpitation, flushing, headache, which we saw in our case, and no quantitative criteria to define the diagnosis. कोई क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया नहीं है, आपको अपने विजडम से फैसला करना होगा और केयरफुल हिस्ट्री से फैसला करना होगा. और मैंने रेफरेंस भी दे दिया है, मैंने कहां से ये लिया है. तो एपिसोडिक हाइपरटेंशन की पैथोजेनेसिस जो है वो क्या है. ह्यूमरल फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं. एंजियोटेंसिन 2, ब्रेडिकाइनिन, एंडोथेलिन 1 और इंसुलिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, इनमें फ्लक्चुएशन होने पर हो सकता है. और बैरो रिफ्लक्स फेलियर, हमें पता है कि बैरो रिफ्लक्स एक्टिविटी हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है. अगर वो रिफ्लक्स एक्टिविटी फेल हो जाए तो हाइपरटेंशन हो जाएगा. और रिड्यूस्ड आर्टीरियल कंप्लायंस जो एज के साथ हो जाती है. एक्सटेंसिव फैक्टर्स लाइक द नॉइज, पोल्यूशन, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप deprivation and dietary sodium, they can produce episodic hypertension. Behavioral factors like mental activity, emotions, and other similar conditions can produce episodic hypertension. Lifestyle factors, alcohol, tobacco, etc., can produce it. Baroreflex failure is very, very important. Normally, what is happening, we know, जब भी बैरो जो बैरो रिसेप्टर्स हैं, हमें पता है कि आर्टीरियल बाइफर्केशंस पर होते हैं और इनकी खासियत ये है, ये मैकेनो रिसेप्टर हैं, प्रेशर रिसेप्टर हैं. तो जो ब्लड प्रेशर फ्लो कर रहा है उनके रिस्पॉन्ड में ये बैरो रिसेप्टर्स फायरिंग करते हैं. इनकी फायरिंग, रेट ऑफ फायरिंग बदलती रहती है. अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो रेट ऑफ फायरिंग इनकी चेंज हो जाती है. अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो रेट ऑफ फायरिंग चेंज हो जाती है. और ये रेट ऑफ फायरिंग वाया नर्व्स इज रीचिंग टू एनटीएस एंड फ्रॉम द न्यूक्लियस ट्रैक्टस sartorius it goes to various efferent organs like heart, blood vessels, etc., and by that the required change in blood pressure is occurring. तो कामनेस की कंडीशन में और बैरो रिसेप्टर फेलियर होने की कंडीशन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है. और सेलेक्टिव बैरो रिफ्लेक्स फेलियर हो सकता है, नॉन सेलेक्टिव बैरो रिसेप्टर फेलियर हो सकता है. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द एपिसोडिक हाइपरटेंशन. अगर हम एपिडेमियोलॉजी पर जाएं तो जो डाटा अवेलेबल हैं वो कहते हैं प्रेवलेंस ऑफ दिस कंडीशन इंक्रीजेस विद एज, उम्र के साथ बढ़ती है, बिकॉज ऑफ द चेंज इन द आर्टिरियल स्टिफनेस एंड इज लोअर इन यंग एंड मिडिल एज फीमेल्स दैन मेल्स. Advanced age over 60 years contribute to frequent short-term symptomatic spontaneous fluctuations of BP linked to heart rate disorders, anxiety, and depression. Episodic hypertension is more likely to occur among anxious patients who are having anxiety, prone to develop anxiety, and patients under acute stress. So this we know by epidemiology. Clinical presentation, usually the recurrent episodes of transient blood pressure elevation is the presentation. Recurrent attacks and transient elevation in blood pressure, it is transient, not permanent, not long term, and blood pressure elevation can be
सब्सटेंशियल, अच्छा खासा बीपी बढ़ जाता है, थोड़ा नहीं बढ़ता। कैन बी accompanied बाई सिम्टम्स, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, और सिम्टम जो कॉमन है वो हेडेक है, पैल्पिटेशन है एंड फ्लशिंग है। दी अलर्टिंग फिनोमेना भी होता है। ये पेशेंट जान जाते हैं कि ऐसा हमारे साथ होने वाला है। ये हिस्ट्री में मिलेगा आपको। होम बीपी मॉनिटरिंग बहुत अच्छा तरीका है ये एपिसोडिक हाइपरटेंशन की डायग्नोसिस को कंफर्म करने। ये ऑप्टिमल मेथड है assessing the blood pressure variability, and in case of episodic hypertension frequent home monitoring with which can foster anxiety and elevated readings should be discouraged। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई, ऐसे मरीजों को अगर आप कहेंगे कि भैया बीपी कई बार नापो, इससे उनका बीपी बढ़ जाएगा, तो उन्हें बताना है कि होम मॉनिटरिंग अगर करना है तो केवल 2 रीडिंग सुबह, केवल सुबह, और 2 रीडिंग सोने के पहले, बीच में नहीं नापना है। कितनी भी आफत आ जाए, और हमारे देश में बीपी वैसे भी आफत आने पर ही नापा जाता है। हर व्यक्ति बीपी कब नपवाता है, जब वो डॉक्टर के यहाँ जाता है। डॉक्टर के यहाँ कब जाता है, जब उसे कोई परेशानी होती है और उसे पेन हो रहा है तो नपवा लेता है, फीवर है तो नपवा लेता है, चोट लग गई है तो नपवा लेता है। ऐसे कंडीशन में नापा हुआ बीपी उसका आइडियल बीपी नहीं है। प्रोग्नोस्टिक वैल्यू ऑफ एम्बुलेटरी एंड होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कंपेयर्ड विद द ऑफिस ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इन द जनरल पॉपुलेशन। जनरल पॉपुलेशन में कंपेयर किया गया तो पेशेंट विद एपिसोडिक हाइपरटेंशन हैव अ हाई रिस्क ऑफ स्ट्रोक, वेरिएबिलिटी इन ब्लड प्रेशर, हैज ए पुअर प्रोग्नोसिस डिस्पाइट गुड कंट्रोल ऑफ मीन बीपी। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, एपिसोडिक हाइपरटेंशन का इलाज क्यों जरूरी है, क्योंकि एपिसोडिक हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में हाई रिस्क ऑफ स्ट्रोक पाया गया, और उन पेशेंट में जिनका ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल है लेकिन वेरिएबिलिटी ज्यादा है, वहां भी हाई स्ट्रोक पाया गया। रिसेंटली इन KGMU आई हैव डन ए स्टडी फॉर PhD and MD, in that we have found that the patients who are having stroke, during the stroke time we did ABPM and we reported that the high variability in blood pressure is responsible for stroke, not the pressure value। तो इंडिकेशंस क्या हैं ABPM के? ABPM हमें करना चाहिए जहां सस्पेक्ट करें वाइट कोट हाइपरटेंशन, या सस्पेक्ट करें एपिसोडिक हाइपरटेंशन, या सस्पेक्ट करें अगर हम ये रेजिस्टेंट इंक्रीज हाइपरटेंशन, या हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट है, या ऑटोनॉमिक डिस्फंक्शन वाले मरीज हैं जहां वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ हम करना चाहेंगे ABPM। और जो हमारे पेशेंट हैं जहाँ पर नॉक्टर्नल हाइपरटेंशन ज़्यादा है वहाँ करना चाहेंगे, और जहाँ वेरिएशन बहुत ज़्यादा है होम ब्लड प्रेशर में वहाँ करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ मैं छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा आप सर, मैंने ABPM पर मेरे पास अपने 10,000 डाटा हैं, लेकिन मेरा ये मानना है ABPM 24 घंटे करना पर्याप्त नहीं है। ABPM अगर हमें करना है तो हमें कम से कम 48 घंटे, 36 घंटे या 72 घंटे करना चाहिए। मेरे पास जो डाटा है वो 7 डे ABPM के डाटा हैं, 24 आवर्स 7 डे ABPM। बाय दैट वी कैन डायग्नोस चैट। व्हाट इज चैट? CHAT, सर्केडियन हाइपर एम्पलीट्यूड टेंशन। चैट इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के। पोटेंशियल कॉजेज ऑफ एपिसोडिक हाइपरटेंशन हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, लाइफ स्ट्रेस, पैनिक डिसऑर्डर, ऑटोनॉमिक क्राइसिस, बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन, ऑस्कल्टेटरी गैप, यहाँ नापने में गलती हो रही है, और फियोक्रोमोसाइटोमा और स्यूडोफियोक्रोमोसाइटोमा।
अल्कोहल और हाइपरटेंशन का रिश्ता मैंने पहले भी बताया, आप देखिए रिलेटिव रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन बाई अल्कोहल इनटेक, ये लगातार बढ़ता जाता है जैसे जैसे अल्कोहल इनटेक का समय बढ़ता जाता है और अल्कोहल का कंजम्पशन बढ़ता जाता है। अल्कोहल जितना ज़्यादा लिया जाता है उतना संभावना रिस्क बढ़ता चला जाता है। आप देखिए 20 ml से शुरू हो गया है। डायग्नोसिस क्लिनिकल है, हमेशा कोई जांच नहीं करा सकते, और जहां जांच नहीं करा सकते वही डॉक्टरी है, वही काम है हमारा। जांचों का खेल शुरू हो गया अब, और आजकल लेबोरेटरी डायग्नोसिस बन रही है और इसको मैं इन्वेस्टिगेटरी मेडिसिन कहूंगा। क्लिनिकल मेडिसिन खत्म हो रही है, हम सभी का दायित्व है क्लिनिकल मेडिसिन को जिंदा रखें। एक्सेसिव वेरिएबिलिटी in blood pressure with episodes of substantially increased blood pressure अगर कहीं मिल रहा है तो हमें सोचना होगा whether we are dealing with the episodic hypertension। डिफरेंशियल डायग्नोसिस मन में बहुत सारी रखनी पड़ेंगी, कहीं फियोक्रोमोसाइटोमा ना छूट जाए, मेटानेफ्रिन लेवल्स कराते रहना होगा। पैरोक्सिस्मल हाइपरटेंशन को एक डायग्नोसिस रखना होगा। पैनिक डिसऑर्डर तो है ही, हाइपर थायरॉइडिज्म के बारे में सोचना होगा। क्लस्टर और माइग्रेन हेडेक के बारे में सोचना होगा कि हेडेक पेशेंट को हो रहा है, कहीं ये केवल माइग्रेन तो नहीं है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के बारे में सोचना होगा, वहाँ भी प्रेजेंटेशन ऐसा हो सकता है। और रीनोवैस्कुलर सेकेंडरी हाइपरटेंशन भी ऐसा हो सकता है। सीजर डिसऑर्डर इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं और दवाओं का इफेक्ट भी ऐसा हो सकता है। फियोक्रोमोसाइटोमा थोड़ा सा सिम्टम समझ लीजिए, इसमें भी हेडेक होता है, इंटेंस ग्लोबल नेचर ऑफ हेडेक होता है और पेल्पिटेशन पाया जाता है 64% पेशेंट में, 80% में हेडेक होता है। डायफोरेसिस पाई जाती है 57% में। ये सारे सिम्टम एपिसोडिक हाइपरटेंशन में भी हैं और सेकेंडरी हाइपरटेंशन के दूसरे काजेज हमें रूल आउट करने पड़ेंगे। और एड्रिनल इंसिडेंटलोमा भी एक पॉसिबिलिटी है एड्रिनल ग्लैंड की, जिसको हमें ध्यान में रखना होगा। एंड डिटेक्टेड बाय स्क्रीनिंग इन पेशेंट विद द प्रीडिस्पोजिंग सिंड्रोम्स। बायोकेमिकल टेस्टिंग में 24 आवर यूरिन कैटेकोलामीन कर सकते हैं, 88% सेंसिटिविटी है और 99% स्पेसिसिटी है। मेटानेफ्रिन अगर हम करते हैं तो हमारी स्पेसिसिटी 99% है। प्लाज्मा मेटानेफ्रिन करेंगे तो कम है, 85% स्पेसिसिटी है, लेकिन सेंसिटिविटी 96% है। ये दिमाग में रखना होगा। सीटी, एमआरआई, पेट वगैरह वगैरह कराए जा सकते हैं to find out, to rule out other causes depending upon the patient. If we are dealing with the patient with a limited resource setting, then of course clinical diagnosis is enough. ये अप्रोच है, पेशेंट ऐसा सस्पेक्ट कर रहे हैं तो प्लाज्मा फ्री मेटानेफ्रिन करावें, 24 आवर यूरिन मेटानेफ्रिन करावें एंड कैटेकोलामीन करावें। अगर इलिवेटेड पाए जाते हैं तो फिर एक बार हम कंसीडर करें इंटरफेयरिंग ड्रग्स, और अगर ड्रग्स नहीं हैं तो हम फिर सोच सकते हैं कि रिपीट करावें टेस्ट। अगर रिपीट में पॉजिटिव आता है तो रेडियोलॉजिकल इमेजिंग करके डायग्नोसिस बनाएं। अगर नेगेटिव आता है तो फिर हम एक बार कोशिश करें कि देखने की कोई और कारण ढूंढें, और अगर ड्रग्स में कोई ऐसी ड्रग सामने आई है तो वो डिसकंटिन्यू कर दी जाए ड्रग, और 2 हफ्ते बाद पेशेंट को फिर से जांच की जाए बायोकेमिकल टेस्टिंग। लेकिन अगर मेटानेफ्रिन नॉर्मल है तो क्लिनिकल सस्पिशन वेरी हाई है एपिसोडिक के लिए, तो रिपीट करें टेस्ट को। टेस्ट पॉजिटिव हैं तो रेडियोलॉजिकल इमेजिंग के लिए जाएं, नेगेटिव हैं तो फिर आगे कुछ नहीं करना है। और अगर नॉर्मल है मेटानेफ्रिन लेवल्स, क्लिनिकल सस्पिशन बहुत कम हो जाता है फियोक्रोमोसाइटोमा का, और हमें दूसरे डायग्नोसिस के विषय में सोचना होगा। पैरासिस्मल हाइपरटेंशन, इसको लेबाइल हाइपरटेंशन भी कहते हैं और एपिसोडिक हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ये एसिम्प्टोमेटिक सिम्प्टोमेटिक दोनों तरह का हो सकता है, और आप देखिए दोनों के डिफरेंस मैंने बताने का प्रयास किया है। एसिम्प्टोमेटिक होता है लेबाइल वाला और सिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, लेकिन जो पैरोक्सिस्मल हाइपरटेंशन है मार्केटली सिम्प्टोमेटिक होता है, सिम्टम ज्यादा होते हैं। और लेबाइल वाले में ट्रिगरिंग फैक्टर आपको आइडेंटिफाई करने पर मिल जाता है। पेशेंट यूजुअली लिंक्स द ब्लड pressure elevation to a particular emotional distress. While in proximal hypertension,
patient usually insists that the blood pressure elevation is not related to emotional distress, जैसा कि इस लेडी में आपने देखा. Paroxysmal characteristically begin abruptly and can last minutes, hours, or even days. The paroxysmal often provoke a make fear of imminent death. ऐसा पेशेंट बताते हैं. और स्ट्रोक द फियर फॉलोज रादर देन प्रोसीडेड द ऑनसेट फिजिकल सिम्टम. सिम्टम होने के बाद ये डर आता है, पहले नहीं आता. Fear of a recurrent symptomatic paroxysmal can lead to restriction of lifestyle and functioning. पेशेंट कह सकता है भाई हमको बीपी बढ़ जाता है, हम ट्रेवल नहीं करेंगे, हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, हम कोई स्ट्रेस वाला काम नहीं करेंगे. पैनिक डिसऑर्डर आप सभी जानते हैं. पैनिक डिसऑर्डर बहुत कॉमन है, आपको तमाम ऐसे केसेस मिलेंगे और मैंने इसका आपको ब्रेन में क्या चेंजेस होते हैं वो दिखाने का प्रयास किया है. किस तरह एमिगडाला इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट है और हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी एड्रिनल तक होते हुए चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं. एंड हाउ द अदर एरियाज ऑफ द ब्रेन आर इंक्रीजिंग एंड दे आर गिविंग द चांसेस एंड फीडिंग टू द हाइपोथैलेमस एंड एमिगडाला. तो ये पैनिक डिसऑर्डर की कंडीशन आप हम सबको रोज देखने को मिलती है. डू वी रियली नीड टू ट्रीट एपिसोडिक हाइपरटेंशन? Probably yes, because the chances of stroke are more when we do not treat it. और ये दिखाया गया है visit to visit variability and CV outcome. ये दिखाया गया है CV outcome reduction in risk is happening when we visit to visit variability decreased. तो अगर हम विजिट टू विजिट वेरिएबिलिटी को कम कर ले जाते हैं तो आप देखिए लगभग सारे पैरामीटर्स सीवी आउटकम में रिडक्शन रिस्क मिलता है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसलिए हमें कहेंगे कि ट्रीटमेंट तो होना चाहिए. शॉर्ट टर्म बीपी वेरिएबिलिटी एंड सब क्लिनिकल ऑर्गन डैमेज को मैंने दिखाने की कोशिश की है. तो शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर वेरिएबिलिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन रिलेशन टू लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर वेरिएबिलिटी. हालांकि इसमें हमें कोई डिग्री टाइम ऑफ वेरिएबिलिटी इज रिस्क फॉर ऑर्गन डैमेज. एनी डिग्री एंड टाइम ऑफ वेरिएबिलिटी इज रिस्क फॉर ऑर्गन डैमेज. तो शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर वेरिएबिलिटी अगर ज़्यादा है तो सब क्लिनिकल ऑर्गन डैमेज ज़्यादा होगा. थेरेपेटिक स्ट्रेटजी क्या करना चाहिए हमें, मैनेजमेंट क्या करना चाहिए. Choice of therapy for the underlying chronic hypertension. We have to choose treatment of acute episodes. We have to choose दो तरह का इलाज होगा, chronic इलाज और acute इलाज. Untreated patient start with guideline recommended first line therapy of blood pressure, that is ACE inhibitor or ARB or CCB or diuretics. Similarly, we can start and go for step 2, 1 pill, 2 pill, depending upon the severity of blood pressure and the response of patient, whether patient is responding to single pill or not. Similarly, uncontrolled and treated ACE inhibitor CCB, and we have to add beta blocker and alpha blocker and so many other drugs like preference should be given to non-lipophilic beta blocker like the bisoprolol, carvedilol, and the metoprolol. The control treated patient are ACE inhibitor CCB. Do not add beta blocker here because the patients are already controlled. ये जो कुछ मैंने बताया ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस पर बता रहा हूँ, कोई ऐसे मेजर पब्लिश डाटा नहीं है. मेडिसिन बीटा ब्लॉकर अल्फा ब्लॉकर सुपीरियर कौन सी चॉइस है? तो नेफ्रोजेनिक फैक्टर्स अगर हैं तो सिम्टोमेटिक सिमेट्रिक फैक्टर्स triggers of episodic hypertension, then probably we have to think in that direction, and beta blockers are a preferred drug when we are thinking in that particular direction. Acute therapy of episodic and BP elevation. Do not treat with chronic antihypertensive therapy in beginning unless more frequent episodes are there. A single episode should not be given antihypertensive drug. Counseling is very important and हाइपरटेंसिव अर्जेंसी नहीं है, ये मरीज को समझाना है कि ऐसा हो जाए तुरंत कुछ नहीं होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है. साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को ट्रीट करना जरूरी है. फार्माकोथेरेपी फॉर एक्यूट एपिसोड्स
Short-acting antihypertensive agents can be given, like benzodiazepines can be given, beta blocker like levodopa can be given if hospitalized patient, as we saw in this particular case. क्लोनिडीन दे सकते हैं और एल्प्रोजोलैम दे सकते हैं, एंजियोलिटिक। और बहुत से ऐसे मरीज आपको मिलेंगे जो एल्प्रोजोलैम खा रहे हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब ये हमारी ब्लड प्रेशर की दवा है, इसे न बंद करिएगा। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स या बेंजोडाइज़ेपिन में से कौन सी चूज करना है, ये आपको हर पेशेंट में सोचना होगा। pre-processed pre-processed blood pressure elevation, then the benzodiazepines and the alpha blockers or beta blockers can be chosen. To summarize today's talk, episodic hypertension is widespread and is a common reason we are not seeing for it, and the special reference, however, because of the absence of defined criteria for episodic hypertension, there are no data regarding the prevalence. We don't have such data. The recurrent and substantial fraction elevation in the blood pressure, this is frequently but not always have the systolic readings above 160 millimeter mercury that has been drawn a line. Sympathetic nervous system involvement in blood pressure reactivity to environmental stressors is a common cause, is a common pathology more likely to occur among anxiety patients and patients under acute stress. Counseling and anxiolytics works better in these patients, and any degree of variability associated with poor CV outcome. So we have to think and treat episodic hypertension because it is producing the more blood pressure variability, and we cannot tolerate blood pressure variability. That is the motto of the day. Acute episodic condition can be treated by benzodiazepines and other similar drugs, even antidepressant drugs can also be given. So thank you all for this. Now I'm stopping my sharing, and now I'm open for any discussion or question. Thank you, sir, for that wonderful presentation. We do have some questions coming in from our doctors. I will be highlighting them on the screen. Can I see them in the comment box? Yes, yes, yes. Yeah, You can that see will the be better questions in the because, comment yeah. box. So I Yeah, am taking questions one by one. Dr. yeah. Bharat Bhushan Agrawal has asking that if a normotensive individual gets periodic episodes of diastolic BP of 90 to 95 millimeter mercury with tachycardia up to 100 per minute, would you call it episodic or proximal hypertension? How do you treat it? बहुत अच्छा सवाल पूछा है डॉक्टर भारत भूषण अग्रवाल जी ने। यूजुअली एपिसोडिक हाइपरटेंशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, तो हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। लेकिन जो पेशेंट जिनमें आर्टीरियल स्टिफनेस बहुत कम हो गई है, उनमें डायस्टोलिक बढ़ा हुआ भी मिल सकता है। और अगर हमने बाकी काजेज रूल आउट कर दिए हैं डायस्टोलिक हाइपरटेंशन के, तो हम इस पेशेंट को भी एपिसोडिक कैटेगरी में रख सकते हैं। और पेशेंट टू पेशेंट हमें डिफर करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई सेट क्राइटेरिया या सेट गाइडलाइंस उपलब्ध नहीं है। तो जो कुछ अपना एक्सपीरियंस है उसके आधार पर हमें ट्रीट करना होगा, बट दिस पॉसिबिलिटी इज आल्सो देयर। एक और क्वेश्चन है डॉक्टर भरत भूषण अग्रवाल साहब का क्वेश्चन के बाद वो मैं भी लेने जा रहा हूँ क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है दी which drug can cause episodic hypertension? There are several drugs which interfere with the nervous system, sympathetic nervous system especially. They can produce such condition like the adrenergic drugs. They can produce the episodic hypertension. And the Dr. Madhav Kulkarni has asked, alternatively, can we use amlodipine instead of labetalol injection? Sir, Dr. Madhav, what experience we have, the IV labetalol is a drug for hypertensive urgency. So I discussed the case
when blood pressure is very high, you are not sure of the cause of hypertension, it is better to use the drug which has been used before, and that is the IV labetalol. And amlodipine will further increase tachycardia, so that is not a good choice. So it is better to go for IV labetalol rather than amlodipine. We all know that CCBs produce reflex tachycardia, which is very common with short-acting CCBs, maybe less in long-acting, but still amlodipine produces tachycardia, especially reflex tachycardia. So moving ahead, another question is Dr. Sunita Thomas. She's asking, what is the reason for wide pulse pressure? Wide pulse pressure, we know, is one reason is physiological age. With age, pulse pressure rises. And second cause is the stiffness of the arteries. With more stiffness, getting less elastic arteries. And lastly, we can see lead pipe like arteries, and that is the cause of wide pulse pressure. And we know that wide pulse pressure is a risk factor for developing cardiovascular and renal uh, risk. So, which is the ideal antihypertensive drug for PET patients, paroxysmal hypertension? The ideal drug again will depend upon the type of patient, but it has been seen that for the episodic patients, you can choose a different drug for acute attack. For chronic management, you have to add a drug according to the guidelines, that is ACE inhibitors or ARBs, adding the CCBs when required, but that depend upon whether the patient is having the sustained hypertension or not. Dr. Ravindra Kulkarni is asking, which is the ideal antihypertensive drug for us? I have already answered that. And the Dr. Rajendra Kumar Maheshwari is asking, is recurrent common in such cases if follow up not done properly? Recurrence is very common, Dr. Rajendra Kumar ji. Recurrence is very common, and to treat recurrence, we have to treat the stress of patient. And here काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. पेशेंट की काउंसलिंग, उसे समझाना और उसी के साथ कुछ ऐसी एंटी डिप्रेसेंट एंजियोलिटिक ड्रग्स देना जो कि उसके स्ट्रेस लेवल को कम कर सके. It has been seen that given 3 milligram melatonin to these patients have shown some good results, but still we need more data to suggest that they should be treated by melatonin. Dr. Dinesh is asking, Bhogle is asking, very well known, but the hitherto unheard type of hypertension explained. Okay, sir. Thank you, sir. I agree to you. That is the known, is still not well addressed topic. That is why we have chosen this topic. We are seeing these patients daily OPD, but we do not manage them well because there is no such guideline available. डॉक्टर रविंद्र कुलकर्णी जी कह रहे हैं, प्लीज enlight rebound and malignant hypertension, dopamine and dobutamine, are they inotropic group of drugs? Uh, yes, sir. The rebound malignant hypertension term is, sir, used when we are dealing with hypertension, increased blood pressure, very high, and having target organ damage. There are signs of TOD, hypertension mediated organ damage, HMD. So, if we have any evidence that the patient is presenting with the hypertension induced target organ damage and blood pressure is very high, probably we are dealing with malignant hypertension. Rebound hypertension is seen when we give the drug like clonidine and stop it. We stop it, the rebound hypertension occurs. So that most of the time it is depending upon the type of drug we are using. Dr. Barsha is asking that be sure. Okay, sir, she has written about asking question. Fine. So, uh, Like Doctor, on the top.
On the top. If you Okay, I'm scroll up, going to on yeah. top, no problem. On the top, yeah. Uh, on the top, is there any oral medication for episodic hypertension with BP more than 160 which you can give at home as first aid before taking the patient to hospital for IV labetalol? Yes, sir, Dr. Bharat Bhushan ji. IV labetalol is given only when blood pressure is in the range of hypertensive urgency. But if it is in the range of stage 2 hypertension, then a angiolytic will work if we know that it is because of episodic hypertension. But if we don't know, then it is better to give any drug which has the evidence like CCB, like the beta blocker, and like the ARB. No problem. We can give ARB. But here we should not use any long acting drug. We should use short acting drug because these patients will fall into hypotension by a single pill if they are episodic hypertension. But at the time of presentation, we do not know whether they are dealing with episodic hypertension. So all such hypertensive patients should be treated with the guidelines which say that if it is urgency and emergency or target organ damage, accordingly the drug should be used. And here, most of the time, IV drugs have been given. When the heart failure is there, chances of CAD is there, then we prefer the nitroglycerine, and other patients we prefer IV levodopa. Another question is IV labetalol not safe in asthmatic patient. Instead, the best drug to give in hypertensive emergency. I agree to you that it is not very safe in asthmatic patients, but asthmatic patients are not always asthmatic. They develop asthmatic episodes. It is episodic again. It is not a chronic constant disease. We develop asthmatic attacks. So in COPD patient, we have to be very cautious about using beta blockers. But a single shot is not going to have. It is a very selective beta blocker, not the non-selective. So can be given. Uh, Dose of IV labetalol depend upon the weight of the patient, and I'm sorry, at present I don't remember exact dosing, so I will not comment because I don't remember exact dosing. So I admit that I don't remember it. I have to consult it. Sorry. And I think I have addressed most of the questions. Yeah, yeah. Most of the questions are finished. So for patiently taking up the questions that is coming in from our doctor. Your voice is breaking. Can you hear me now, sir? Yeah, now I can hear you. Thank you so much, sir, for taking in the questions very patiently from our doctors. And thank you once again, sir, for this wonderful session that you've delivered. It was lovely having you with us. And we really hope to see you again on next week. So thank you once again, sir, for this session.